मिर्जापुर गांव में माया देवी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। बारिश के मौसम में एक बार रात में बाढ़ आ गई और पूरा गांव पानी में डूब गया। गांव के लोग वहां से जान बचाकर भागे। माया देवी भी अपने दोनों छोटे बच्चों के साथ पड़ोस के सिकंदराबाद में पहुंची। माया को देखकर सिकंदराबाद का सरपंच आया और बोला, है बुढ़िया, हमारे गांव में क्यों आई है? सरपंच जी, आप तो जानते ही हैं कि हमारे गांव मिर्जापुर में बाढ़ ने अपना कहर बरपाया है, इसलिए मुझे और मेरे दोनों बच्चों को अपने गांव के बाहर आसरा दे दीजिए। तो भूल गई कि तेरे शौहर से मेरी दुश्मनी थी, तो मैं दुश्मनों को कैसे रख सकता हूँ? और वैसे भी तुम इतनी गरीब हो कि मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुम चोरी नहीं करोगी। सरपंच जी, हम अपना बुरा वक्त काटने आए हैं, हम भला चोरी क्यों करेंगे? है बुढ़िया, ज्यादा होशियार मत बन, अपने बच्चों को लेकर यहाँ से दफा हो जा। माया सरपंच के आगे खूब रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन सरपंच उस पर हंसता रहा और माया को गांव से बाहर निकाल दिया। अम्मी, अब हम क्या करेंगे? गांव में पानी भरा है और दूसरे लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे। अब हम कहाँ जाएं? जंगल के अलावा भी कोई रास्ता नहीं। अम्मी, हम इस सड़क पर भी तो रह सकते हैं। नहीं बेटा, यहाँ पर पानी आ जाता है और अगर पानी नहीं भी आया तो सरपंच हमें नहीं रहने देगा। हमें इसकी नजरों से दूर जंगल में ही जाना होगा। खुदा ने जो भी नसीब में लिखा है वो तो होना ही है। माया अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल में चली जाती है। जंगल में बहुत सारे बांस के पेड़ हैं। वहाँ 2 आम के और बाकी फलों के पेड़ भी हैं। अम्मी, यहाँ तो गर्मी बिल्कुल नहीं है और बहुत सारे फलों के पेड़ भी हैं। अब हम यहाँ पर पेट भर के खा सकते हैं और सुकून से रह सकते हैं। हाँ अम्मी, अच्छा हुआ कि वहाँ बाढ़ आ गई, क्योंकि ना तो वहाँ फल मिलते थे और ना इतनी ठंडी हवा। बच्चों, बाढ़ किसी के भले के लिए आई, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बाढ़ की वजह से जान और माल दोनों का नुकसान होता है। और हम जंगल में रह सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ एक झोपड़ी बनानी होगी, नहीं तो जंगली जानवर हमें ही खा जाएंगे। लेकिन अम्मी, हम झोपड़ी कैसे बनाएंगे? हम लकड़ियों की मदद से झोपड़ी बनाएंगे। हाँ अम्मी, मैं पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ काट लाऊंगा। नहीं मेरे बच्चे, पेड़ों में भी जीवन होता है, हमें इन्हें नहीं काटना चाहिए। हम इनकी वजह से ही सांस लेते हैं और खाते पीते हैं। तो फिर हमारी झोपड़ी कैसे बनेगी अम्मी? वो सामने देखो, वहाँ पर कुछ सूखी लकड़ियाँ पड़ी हैं, हम उनसे अपनी झोपड़ी बना लेंगे। माया अपने दोनों बच्चों के साथ लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू करती है और कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद वो काफी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेते हैं। देव नदी की तरफ झोपड़ी के लिए फूस लेने चला जाता है। देव, वहाँ अकेले मत जाओ, पहले लकड़ियों से झोपड़ी बना लेते हैं, बाद में फूस ले आएंगे। देव अम्मी की बात अनसुना कर देता है और फूस उठाने चला जाता है। तभी देव की जोर से चीख निकली, क्योंकि उसे सांप ने डस लिया। अम्मी, क्या हुआ देव? अम्मी, मुझे सांप ने डस लिया। ये बात सुनकर माया और मोहिनी दोनों रोते हुए देव की तरफ दौड़े। देव तब तक बेहोश हो चुका था। देव, 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 बेटा, बेटा, या खुदा, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने पहले शौहर छीन लिया, फिर घर, और अब बेटा भी। या खुदा, मेरा बेटा मुझे लौटा दे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। माया, मैं जादुई बांस का घर हूँ। मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी कि तुम अपने बच्चों को पेड़ों के बारे में समझा रही थी। ये देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हारे बेटे को फिर से जिंदा कर रहा हूँ और तुम्हें रहने के लिए एक जादुई घर दे रहा हूँ, जिसमें तुम और तुम्हारे बच्चे बिना किसी डर के रह सकेंगे और तुम दूसरे लोगों का भी भला कर पाओगी। मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? अभी तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा और एक आलीशान घर भी आ जाएगा, जिसमें खाने का पूरा इंतजाम होगा। बस तुम कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। माया और मोहिनी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और जादुई बांस का घर बनकर तैयार हो गया, जो दिखने में बेहद खूबसूरत है। तभी देव भी जिंदा हो गया और उसने अपनी अम्मी को आवाज लगाई, अम्मी, अम्मी। देव, तू ठीक तो है ना? हाँ अम्मी, मैं तो थोड़ी देर सो गया था और आपने इतना बढ़िया घर बना लिया। घर? तीनों पीछे देखते हैं और वो भी हैरान रह जाते हैं। उन्हें वहाँ बांस का जादुई घर नजर आता है।
वो तीनों जल्दी से घर के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर से वो घर नहीं, महल है। देव और मोहिनी को वो घर बहुत पसंद आता है। वो वहीं रहने लगते हैं और खूब फल खाते हैं। तीनों सुकून से रहने लगते हैं। माया और उसके बच्चों के कुछ दिन आराम से बीत गए। फिर उन्होंने एक दिन देखा कि सरपंच भी बाढ़ से बचकर जंगल में भाग आया। माया, मुझे माफ कर दो। मेरे खानदान को अपने घर में पनाह दे दो। मुझे माफ कर दो माया। आपने हमें अपने गांव में नहीं आने दिया, तो हम अपने गांव में क्यों आने दें? बेटा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं सरपंच जी, घर में तशरीफ ले आइए। सरपंच ने जैसे ही अपने घर वालों के साथ घर में दाखिल होने की कोशिश की, जादुई घर ने उसे बाहर फेंक दिया और बहुत तेजी से जंगल में भी बाढ़ आ गई, जिसमें सरपंच और उसकी फैमिली बह गई। लेकिन जादुई बांस के घर को कुछ नहीं हुआ। वो सही सलामत रहा। कुछ दिनों में बाढ़ का कहर थम गया और माया अपने बच्चों के साथ उसी जंगल में रहने लगी। एक शहर में रवीना अपने वालिदैन के साथ रहती है। रवीना के वालिद एक बड़े कारोबारी हैं। रवीना बहुत दौलतमंद लड़की है और उसकी तालीम शहर के बड़े स्कूल और कॉलेज से हुई है, जबकि उसके चाचा शहर में रहकर खेती बाड़ी करते हैं। उनकी भी एक बेटी है जिसका नाम सिमरन है। सिमरन की तालीम गांव में हुई है। रवीना की तालीम पूरी हो गई है और अब उसका निकाह है, इसलिए वो गांव से 1 महीने पहले से ही सिमरन को बुला लेती है ताकि वो घर के काम संभाल सके। सिमरन, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर लग्जरी हाउस। ओह, शायद तुम समझी नहीं हो। मैं बोल रही हूँ कि हमारे बड़े घर में तुम्हारा खुशामदीद। शुक्रिया दीदी। हाँ हाँ जरूर, अब तो आ गई है तो सब सीख ही जाएगी। वैसे तूने गांव में इंग्लिश बोलना तो नहीं सीखा होगा ना? अब तेरे अब्बा ने तुझे सरकारी स्कूल में ही तालीम दिलाई होगी। दीदी, गांव में सरकारी स्कूल ही होते हैं। हाँ हाँ, मैं समझ गई। वैसे भी औकात नहीं है तुम लोगों की कि प्राइवेट स्कूल में जा सको। दीदी, अंदर चलें? हाँ हाँ जरूर। रवीना सिमरन को घर के अंदर ले जाती है और सिमरन के गरीब होने के कारण उसको खूब ताने देती है। सिमरन यहाँ सारा दिन काम करती है और फिर इनके ताने भी सुनती है, इसलिए सिमरन को आज रोना आ गया। अब्बू ने मुझे कहाँ भेज दिया और अम्मी ने कहा है कि किसी को उल्टा जवाब मत देना, और ये रवीना तो अपनी सारी हदें पार कर चुकी है। हे ऊपर वाले, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया कि अपनी बहन भी मजाक बना रही है। तभी बाहर से रवीना आ जाती है। सिमरन, तुम अभी मशरूफ हो क्या? नहीं नहीं दीदी, मैं तो बिल्कुल मशरूफ नहीं हूँ, मैं तो फुर्सत में हूँ। चलो तो फिर मार्केट चलते हैं, मेरी सहेलियाँ भी आने वाली हैं, कुछ ढंग का पहन लेना। दीदी, मेरे पास तो सलवार कुर्ती ही है, मैं इसके अलावा और क्या पहनूं? अरे यार, तुम गांव के लोग भी ना जाने क्या क्या पहनते हो। चलो कोई बात नहीं, वही कपड़े पहन लो, मैं बाजार से तुम्हें कोई टॉप दिलवा दूंगी। रवीना बाजार में सिमरन को लेकर निकाह की खरीदारी करने चली जाती है। रवीना सिमरन को लेकर सबसे पहले लहंगे की दुकान पर जाती है। मुझे तो ये लहंगा पसंद आ रहा है, इसकी कीमत पूरे 50,000 है। हाँ दीदी, ये देखने में भी बेहद खूबसूरत है। हाँ, लेकिन तू सिर्फ इसके ख्वाब ही देख सकती है, क्योंकि तेरा निकाह तो सूट में ही होगा। चलो ना दीदी, कहीं और चलते हैं। अरे, ये मेरी निकाह की खरीदारी हो रही है, ऐसे होता है क्या कि इतनी जल्दी आओ और चले जाओ? ये शहर के बड़े कारोबारी की बेटी रवीना की शादी है, किसी गांव के किसान की नहीं। दीदी, आप हर बात पर मेरे अब्बू की तौहीन क्यों करती हैं? ओह, बाबू को बुरा लगा? सॉरी बच्चा, मुझे पता नहीं था कि तेरे अब्बा के पास तो मर्सिडीज है और मैंने बैलगाड़ी बता दी। चल अब आजा, मैं तुझे भी कपड़े दिलवा देती हूँ, नहीं तो मेरे दोस्त आ जाएंगे। नहीं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, तो तुझे कुछ नहीं चाहिए तो अब मैं अपनी बाकी की खरीदारी कर लेती हूँ। ले, ये लहंगे का बैग तू पकड़ ले। सिमरन लहंगे का बैग पकड़कर चुपचाप चलने लगती है, लेकिन तभी रवीना की 2 सहेलियां आ जाती हैं। वो लोग काफी देर से गुफ्तगू करती है। तभी उसकी एक सहेली बोलती है, रवीना, ये कौन है? यार तुम लोग भी ना,
देखकर पहचान नहीं सकती? उसके कपड़े देखो, नौकरानी है वो मेरी। आज साथ ले आई ताकि मेरी मदद हो जाए। हाँ यार, नौकरानी हो अगर तो कितना सहूलियत हो जाता है ना सब करने में। उनकी बातें सिमरन भी सुन लेती है और इसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। सिमरन सोच लेती है कि वो अब इस शहर में कतई नहीं रुकेगी। दीदी, मैं अपने गांव जा रही हूँ। हाँ हाँ, चली जाना, मैं क्या तुझे रोक रही हूँ, लेकिन आज के रोज बस रुक जा, क्योंकि लड़का मुझसे मिलने आ रहा है। बस तू छोटी बहन होने के नाते आज मेरी मदद कर दे। ठीक है, आज भर रुक जाती हूँ, लेकिन कल नहीं रुकूंगी। अगर तेरा यहाँ मन नहीं लग रहा तो मैं खुद तुझे छोड़ाऊंगी। वैसे इस घर में तेरे लिए मौज ही मौज है, कुछ कमी तो है नहीं। सिमरन रवीना की बात मान जाती है और शाम को लड़का विजय भी आ जाता है। सिमरन उसका खूब ख्याल रखती है। विजय चला जाता है और मंगनी की तारीख भी तय हो जाती है, लेकिन सिमरन अपने घर नहीं है और वो रवीना के पास ही रुक गई। फिर वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था और रवीना के वालिद ने बहुत अच्छी तैयारियां की। गांव से सिमरन के वालिदैन भी आ गए। अंगूठी पहनाने की रस्म शुरू हुई। मैं रवीना को अंगूठी नहीं पहना सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सभी लोगों के सामने ऐसी बात करने की? क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं इस शहर के सबसे बड़े कारोबारी की बेटी हूँ? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए इनकार कर रहा हूँ। मैं सिमरन से शादी करूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम उसको जानते भी हो? मैं तुमसे पहले सिमरन को ही जानता हूँ। और हाँ, ये सारा खेल हमने तुम्हारे गुरूर को तोड़ने के लिए ही किया है। तुम पैसों से अमीर हो, लेकिन तुम खाक के बराबर हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दिल नहीं है। और सिमरन सिर्फ पैसों से गरीब, जबकि उसका दिल बहुत नेक है और वो गांव के सभी बच्चों को रोजाना मुफ्त में तालीम भी देती है। उसका गांव में स्किल डेवलपमेंट का एक कोचिंग सेंटर है और वो भी बिल्कुल मुफ्त। हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, बस तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए ये सब कुछ किया है। विजय और सिमरन का निकाह हो जाता है और रवीना का घमंड चूर चूर हो जाता